हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम प्रभास कुमार है। मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्टेड हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया था कि एएलपी का जो है CBT 2 का पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए एक सीरीज लाऊंगा, इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज। तो उसका जो ये फर्स्ट वॉल्यूम है, देखिए इसमें 25 इम्पोर्टेंट MCQ लाया हूँ मैं। इसको आप लोग जरूर देखिए। ये जो आपका जो एग्जाम आने वाला है CBT 2 का, उसमें पार्ट बी में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। इसको जरूर देखिए एक बार, ठीक ना। अब डेली इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप वालों के लिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक जो वालों हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ क्या है। आप सभी को पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इजकल टू IR, वोल्टेज इजकल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ कहता है। ये आप सभी को पता ही होगा। आप लोग कमेंट भी करते जाइए, जिसको पता है आप लोग कमेंट भी करते जाइए, और साथ ही साथ नोट भी कर सकते हैं, या फिर इसको सिर्फ एक बार देख लीजिएगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें टिक मार सकते हैं, ठीक ना। चलिए सेकंड शुरू देखते हैं। देखिए सेकंड क्या है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। आप सभी को पता है ओम। ओम जो है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर किस प्रकार का पदार्थ है। तो सभी को पता है कॉपर क्या है, कंडक्टर है। अगला जो क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंगल फेज सप्लाई का सामान्य वोल्टेज कितना होता है। तो आप लोगों को पता है सिंगल फेज सप्लाई जो है उसका जो नॉर्मल वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है, ठीक ना। इसी तरह देखिए, थ्री फेज सप्लाई का सामान्य वोल्टेज कितना होता है, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है ये, ठीक ना। लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट होता है लाइन वोल्टेज। अगर फेज वोल्टेज का बात करेगा तो √3 से डिवाइड कर देंगे, वो उसका फेज वोल्टेज होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अगर लाइन वोल्टेज पूछेगा तो 415 वोल्ट, अगर फेज वोल्टेज पूछेगा तो 415 में √3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका फेज वोल्टेज आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है, ठीक ना। ये सभी को पता होगा, जिसको पता नहीं है तो नोट कर लीजिए। ओवर करंट से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट, ठीक ना। ओवर करंट अगर आपके सर्किट में आ जा रहा है तो उस केस में फ्यूज उसको प्रोटेक्ट करेगा उस सर्किट को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MCB। देखिए MCB का पूरा नाम क्या है, ठीक ना। MCB का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा, अर्थिंग का मेन काम होता है इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। सब लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए हम ALP में का भी एग्जाम दिए थे और मेरा सब कुछ हो भी गया था फाइनल मुजफ्फरपुर बोर्ड से, बट हम ज्वाइन नहीं किए थे। हम रेलवे जो है JEE के रूप में ज्वाइन किए थे। अभी हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, ठीक ना। तो नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का क्या करता है। स्टेप ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो आपको पता है स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, और स्टेप डाउन वोल्टेज घटाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक ना, और करंट को कम करता है। नोट नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को कम करता है। इसी तरह अगर पूछेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है, ठीक ना। क्योंकि देखिएगा ट्रांसफार्मर में पावर जो है कांस्टेंट रहता है, पावर कांस्टेंट रहता है, ठीक ना। पावर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है, ठीक ना। तो P बराबर जो होता है क्या, नोट कर लीजिएगा आप लोग, VI, ठीक ना। तो पावर तो कांस्टेंट रहता है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे वोल्टेज अगर बढ़ रहा है, वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो पावर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, करंट को घटाना पड़ेगा। तो यही सेम है, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज अगर बढ़ाएगा तो करंट को कम करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट
क्यों होता है, मतलब इंडक्शन मोटर जो सेल्फ स्टार्ट क्यों हो जाता है, वो पूछ रहा है। क्योंकि इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, आरएमएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद पूछ रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि साइंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो शून्य होता है, जीरो होता है, ठीक ना। इसी कारण से साइंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। आप लोग जरूर इसको नोट करते रहिएगा, ठीक ना, कम से कम एक बार देख लीजिएगा पूरा, तो एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन आएगा तो टिक कर सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैपेसिटर का मुख्य उपयोग क्या होता है, ठीक ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, कैपेसिटर का जो मुख्य उपयोग है वो क्या है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे सब स्टेशन में जो भी होता है ना, सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, उस सब में एक कैपेसिटर बैंक लगा रहता है, ठीक ना। इसका काम है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, सुधारना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, मेगर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो मेगर इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है मेगर, ठीक ना, याद रखिएगा, इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेगर से जो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लैंप मीटर किसे मापता है, तो आप लोगों को पता होगा करंट जो है वो क्लैंप मीटर के द्वारा मापा जाता है, करंट, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर में यूज होता है, मोटर में, ठीक ना। और राइट हैंड रूल का अगर बोलेगा तो वो होता है जनरेटर में, लेफ्ट मोटर, राइट जनरेटर, याद रखिएगा। देखिए मोटर जिसमें कम होगा, देखिए इसमें क्या है, कितना, 1 2 3 4, ठीक ना। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ठीक ना। इसी तरह अगर राइट के पूछेगा, RIGHT, राइट, इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 वर्ड है, इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जिसमें कम होगा वो कम वाले के लिए होगा, और ज़्यादा जिसमें होगा वो ज़्यादा वाले के लिए होगा। इस तरह याद रखिएगा आप लोग, कम कम जिसमें होगा वो कम वाले के लिए होगा, ये वर्ड का हम बात कर रहे हैं, याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए जो होता है, यही पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो मोटर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सीधी सी बात है जनरेटर के लिए, ठीक ना। ज़्यादा वर्ड है तो जनरेटर में ज़्यादा वर्ड है। देखिए राइट और लेफ्ट जो है वो दोनों जनरेटर और मोटर के लिए होता है, ठीक ना। तो लेफ्ट हो गया जनरेटर, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया मोटर और राइट हो गया जनरेटर, ठीक ना, याद रखिए आप लोग, ये इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, सीधा याद रखना है, लेफ्ट जो होता है वो मोटर के लिए, राइट जो होता है वो होता है जनरेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 HP बराबर कितना होता है, तो पता है आप लोगों को 746 वाट, 1 HP में 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर फैक्टर का मान हमेशा जैसा होता है, तो पावर फैक्टर का वैल्यू आपको पता होगा 0 से 1 के बीच में होता है। पावर फैक्टर जो है PF जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका 0 से 1 के बीच में होता है, इसी के बीच होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा पावर। पावर फैक्टर जो है 0 से 1 के बीच ही होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, AC का फुल फॉर्म क्या है, तो पता है आप लोगों को, अल्टरनेटिंग करंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए DC का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट करंट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RCCB का मुख्य कार्य क्या है, ठीक ना। देखिए RCCB का मुख्य कार्य क्या है, तो RCCB का मेन काम जो होता है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। देखिए RCCB जो होता है ये MCB के पैरेलल में लगा होता है, आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा उसमें देखिएगा MCB के पैरेलल में RCCB लगा होता है। तो MCB का काम है ओवर करंट से प्रोटेक्शन करना, और RCCB का काम है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन करना, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग, MCB का ओवर करंट और RCCB का अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन करना होता है, RCCB का काम, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, मतलब होता है या नहीं पूछ रहा है, तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा आप लोग, स्टार में होता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, तो याद रखिएगा स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया वही, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल होता है तो नहीं होता है, ठीक ना, सीधी सी बात है, डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है और स्टार में न्यूट्रल होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार इसमें से क्या सही है, देखिए
पहला है वोल्टेज का योग शून्य होता है, नहीं ये सही नहीं है। नोड में आने वाली धारा इक्वल टू बाहर जाने वाली धारा, यही होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। नोड में आने वाली धारा इक्वल टू बाहर जाने वाली धारा। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है किसी एक नोड पे, मान लीजिए किसी एक नोड पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होता है। मान लीजिए ये है I1, ठीक ना, ये मान लीजिए है I2 और ये मान लीजिए है I3 और ये मान लीजिए है I4। देखिए इनकमिंग कौन कौन है, I1 और I2 नोड पे आ रही है, ठीक ना। तो I1 प्लस I2 इजकल टू, देखिए ये दोनों निकल रही है, I3 और I4 इजकल टू हो गया I3 प्लस I4। ये है किरचॉफ का करंट लॉ। यही पूछ रहा है कि किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार क्या होता है। तो नोड पे आने वाली धारा इजकल टू बाहर जाने वाली धारा। तो ये आज का सीरीज था 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक ना। तो आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इसको देखिएगा पूरा, ठीक ना। मे भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक ना। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला सीरीज में, तब तक के लिए बाय।